जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, लुसेंट सीरीज का इंतजार हुआ खत्म। आज से हम लोग लुसेंट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको फर्स्ट है, आपको हिस्ट्री का, जो कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग संपूर्ण इसमें जानकारी जानेंगे। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि अगर आप शेड्यूल नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पे जाकर देख लीजिए। हम शेड्यूल बना के डाल चुके हैं। जैसे कि पहला दिन अभी चल रहा है क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री, उसके बाद आपको पॉलिटी, उसके बाद फिजिक्स। ये तीनों खत्म होगा। ये तीनों ऐसे ही सीरीज में चलेगा। जो सब्जेक्ट खत्म होगा फिर उसके जगह पे दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, हमारे समझाने का क्या तरीका होगा साथियों, लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगेगा, पहले तो इसका पीडीएफ हम डाल चुके हैं एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे भी आज डाल दिया है। आप क्या कीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में। न्यू बुक होना चाहिए आपके पास लुसेंट का। ठीक है, जिस पॉइंट को हम आपको बोलेंगे कि नोट डाउन कीजिए, एक पेज रखिए या कॉपी रखिए और पेन रखिए, उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। आपका एक शॉर्ट नोट्स बनते जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथियों, कोई व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन जरूर महान बन जाता है। आप याद रखिएगा मेरे शब्दों को। तो अगर आप एक दिन मेरे इस होमवर्क सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डे बाय डे करके अगर फॉलो करते हैं डेली, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर में आएगा। हम इस सीरीज में ये भी बताएंगे साथ में आपको कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार दरोगा में कौन क्वेश्चन आया है, आगे आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ये ऊपर वाला कुछ पॉइंट इतिहास जब स्टार्ट कीजिएगा कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मेन रूप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, स्रोत। अब देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, कोई चीज से जानकारी, किसी इतिहास के बारे में कोई चीज से जानकारी। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से मिलता है। क्या क्या स्रोतों से मिलता है, धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण, इन चीजों से हमें सीखने को मिलता है। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे वो सब हमें कहानी बताते हैं कि महाभारत के समय में ऐसा होता था, वैसा होता था, आप लोग सुने होंगे। दूसरी, ऐतिहासिक ग्रंथ, जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह हैं, बुक लिखे गए हैं बहुत सारे कोई उससे। जैसे विदेशियों का विवरण, अगर कोई विदेशी 500 साल पहले भारत आए थे, जैसे मेगास्थनीज, आगे हम पढ़ेंगे सभी के बारे में, तो वो कुछ बताए हुए हैं, उनसे पता चलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब क्या, कहीं से देखिए, ये सब पॉइंट आपको लिखना नहीं है, हम समझा रहे हैं, जो जो पॉइंट हम बोलेंगे उसी को लिखिएगा। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब कि कहीं पे कोई चीज खुदाई में मिला। तो इन चारों चीजों से हमें क्या मिलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। जो धर्म ग्रंथ है जैसे रामायण, महाभारत, ये सब चीजें, और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत में सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ पूछा जाएगा तो वेद है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेद, ऐसे करके लिख सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट, जिसके संकलन कर्ता महर्षि द्वापर वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, अब वेद व्यास ज्यादातर ऑप्शन में रहता है, जब भी देखिएगा कहेगा धर्म ग्रंथ का कौन है, वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे करके, लिख के ऐसे करके जो आप लिखिएगा वेद, तो ऐसे करके इसका वेद व्यास जी लिख दीजिएगा। चलिए, वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब ये होता है कि हम स्वागत करते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि G20 कुछ दिन पहले भारत में हुआ था। हम क्या करते हैं, सभी देश का स्वागत करते हैं। वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब हुआ कि हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम लोग को समझने के लिए है।
भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरूप्य मानती है। वेद 4 है। अब ये पॉइंट लिखिए, वेद क्या है, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, वेद 4 है। 4 है, इसके ऐसे करके लिख लीजिए ऋग्वेद, ऐसे फिर लिख लीजिए आप यजुर्वेद, फिर लिख लीजिए क्या, सामवेद, फिर लिख लीजिए अथर्ववेद। ऐसे करके चारों वेद को डिनोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, ये वेद 4 है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको लिखना क्या है कि पेज में जैसे आप लिखे, जैसे वेद लिख लिए, वेद के बारे में लिख लिए क्या, ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर लिख लिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिख लिया ना। ऋग्वेद के बारे में आपको ऐसे पॉइंट करके लिखना है, पॉइंट करके पेज ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे करके लिखना है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है इसमें, ऐसे करके बस इसमें ऋग्वेद में लिखना है। इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। क्या लिखना है, 10 मंडल और 1028 सूक्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्रु। आप ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है पहले भी। चलिए, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये कोई पॉइंट आपको नहीं लिखना है, कोई पॉइंट आपको नहीं लिखना है। एक समझना है, आर्य लोग जो थे, जो इससे आर्य लोगों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। अब आर्य लोग कौन थे वो हम बताते हैं इतिहास के अनुसार। ठीक है, देखिए एक पॉइंट आपको हम बताते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है, और ये वाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और ये वाला जो यहाँ का क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है। तो इधर से बोला जाता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से, इधर से आए थे। ठीक है, आर्य लोग आए थे मैंने। तो अगर आपको ये चीज थोड़ा सा माइंड में रहे कि आर्य लोग के बारे में जानकारी सब कुछ कहाँ से मिलता है, तो यही ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से। अच्छा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए, बाकी आप आगे बढ़िए। चलिए अब आते हैं, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल को सूर्यदेव का सौंपा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऋग्वेद में ही आपको ये सब पॉइंट लिखने के लिए हम बोल रहे हैं अभी साथियों। तीसरा मंडल, तीसरा मंडल लिखिए समर्पित, तीसरा मंडल समर्पित लिखिए, आगे करके इसे पॉइंट करके लिख लीजिए किसको, सूर्य देवता को। चलिए उसके बाद लिखिए सूर्यदेव सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, ऐसे करके जो आप ऋग्वेद ऐसे करके लिखे हैं, ऋग्वेद तीसरा मंडल, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल, ठीक है, किसको समर्पित, सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता को समर्पित, इसमें गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। जैसे गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने किया, उत्पन्न किया, पालन भी, ये क्या होता है, गायत्री मंत्र। ठीक है, तो इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। फिर लिखिए ऋग्वेद में क्या, 9वें मंडल में, तीसरे मंडल में लिख लिए, 9वें मंडल में क्या करना है, देवता सोम का उल्लेख करना है। ऐसे करके तीसरे और 9वें दोनों बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। अब लिख लीजिए, 8वें मंडल लिख करके पूछा बार बार नहीं जाता है, लेकिन आप लिख लीजिए 8वें मंडल में करके, 8वें मंडल को खील कहते हैं। ऐसे छोटा पॉइंट बस खील कहते हैं, ऐसे करके ऋग्वेद यहाँ है, उसके 8 ऐसे करके 8वें मंडल को खील कहते हैं। अब बढ़ते हैं, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, ऐसे करके 10वां लिख लीजिएगा, 10वां मंडल सबसे बड़ा है, ऐसे सबसे बड़ा है, ऐसे करके लिख लीजिए, सबसे बड़ा है। ऐसे करके आप क्या कीजिए, आपका नोट्स बन रहा है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नादिय, ये सब कुछ अब आपको याद नहीं रखना है, ये सब आप कुछ नहीं याद रखना है, बस जो जो हम बोले उसको बस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए अब आते हैं, चाकुर्स ने समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण है। ठीक है, अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, या उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
समाज में जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अछूत। तो इसके बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, अगर डीप में जाएगा तो। नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता है बिहार पुलिस में, लेकिन आपने जो देखा इस कारण से हम बोलेंगे आपको, ठीक है। देखिए, चातुष्मय मतलब कि चार प्रकार वर्ण जो है उसकी कल्पना आदि स्रोत, ठीक है, आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित पुरुष सूक्त से होता है। पुरुष सूक्त से आपसे पूछ देगा यदि चार वर्णों की व्याख्या किस मतलब किस मंडल से होता है, किस मंडल के सूक्त से, 10वें मंडल में वर्णित है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्णित, ऐसे करके लिख लीजिए 10वें मंडल, मंडल 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में चार वर्ण, चार वर्ण के बारे में, चार वर्ण के बारे में चर्चा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया मेरे साथियों, इसमें कहा गया पुरुष सूक्त, पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों के उत्पन्न होता है। देखिए, ये आपको समझना होगा, जब वर्ण व्यवस्था जो होता है ना, वर्ण व्यवस्था में माना गया है कि ब्राह्मण जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्षत्रिय जो होते हैं वो क्या होते हैं, भुजाएं होते हैं। मतलब ब्राह्मण का जो मुख, मुख मतलब कि मुंह से जो भी चीज वो बोलते हैं, जैसे पूजा करवाना, पाठ करवाना, जो भी चीजें हो गई, उसका क्या है, उसका वही सब कार्य है। भुजाएं, भुजाएं मतलब क्या कि बाहुबल, मेरे पास भुजा शक्ति है, वो किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया, क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय के लिए। अच्छा, वैश्य, वैश्य किसके लिए किया गया, जंघाओं के, मतलब कि सबसे ऊपर क्या होता है, मुंह होता है, मुंह होता है सबसे ऊपर, तो ब्राह्मण, उसके नीचे थोड़ा सा हाथ होता है, तो हाथ में भुजाओं में शक्ति क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। जांग, जांग वगैरह जो होते हैं, चरण, चरण सबसे नीचे आ गया शूद्र, शूद्र। तो ये से करके वर्णों को बांटा गया है, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जंगाहों, किसान वगैरह हो गए, और भी हो गए, जैसे कि जो भी अभी के समय में अगर इसको रिलेट किया जाए तो बहुत सारे हो गए, जैसे धोबी हो गए, लोहार हो गए, बहुत सारे कास्ट ऐसे हैं, उससे किया गया है रिलेट इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप जो आगे बढ़ते हैं, धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की परिस्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकार को स्पष्ट विभेद करता है। वो जो धर्म सूत्र अभी जो हम आपको बताएं वो क्या बोल रहा है, चार प्रमुख जाति को क्या करता है, उसके व्यवसायों को, मतलब उसके कार्य करने की क्षमता को अलग करता है। कि ब्राह्मण का कार्य क्या होगा, पूजा पाठ करवाना, ठीक है। क्षत्रिय का कार्य क्या होगा, युद्ध लड़ना, ठीक है। वैश्य का कार्य क्या होगा, ऐसे करके चारों वर्णों को यहाँ पे डिटेल्स में किया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कई परीक्षणों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है का शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। आप लिख सकते हैं ऋग्वेद में, अभी ऋग्वेद ही चल रहा है, ऋग्वेद में अध्ययन का प्रयोग, प्रयोग गाय के लिए, गाय के लिए। आपका एक छोटा छोटा पॉइंट जो रहेगा, जो जो व्यक्ति जिस लाइन में लिखिएगा उसको ही दिमाग में वो पॉइंट रहेगा आगे चल के, कि हमने इसको ऐसे लिखा था। याद रखिएगा, आपका नोट्स बन रहा है। अध्ययन मतलब बहुत ही ज्यादा माना जाता था गाय को। चलिए, ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है, आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं मेरे साथियों। आपको एक चीज हम बताते हैं, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। चलिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व से वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा, हम इसको सिंपल तरीका में आपको समझाते हैं, छोड़िए इसको, ठीक है। और एडी का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए मेरे साथियों, ये मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे हुआ जीरो,
यहाँ से पीछे जो भी जाएगा ना, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, यहाँ से जाएगा +1 +2 +2 +3 +2005 भी आया होगा। आज क्या है, 2025 है। ऐसे ही पीछे भी गया होगा। आपने पढ़ा था बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब पहले, ईसा पूर्व उसको बोलते हैं, जीरो से जो भी पहले वाला था। इसके बाद जो भी आता है उसको ईस्वी बोलते हैं हम लोग, एडी बोलते हैं, याद रखिएगा, एडी बोलते हैं। तो इसी को बस याद रखना है, बाकी कुछ नहीं दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। ईसा पूर्व जब भी बोलेंगे हम, तो आपको लगना चाहिए कि जीरो से पहले का बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखते हैं क्या है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत के इतिहास का सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के एक तिहाई, अब देखिए यहाँ पे एक बुक है, उसका नाम याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखा गया, विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। अच्छा, केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। तो देखिए एक बात हम बताते हैं, इनके द्वारा बोला गया कि जब ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले राजनीतिक एकता की यहाँ पे बात नहीं हुई थी, अनुभव नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जितने भी ब्रिटिश लेखक जितने भी है ना, वो हमेशा से हमेशा भारत के बारे में कहीं ना कहीं क्या लिखा है, निगेटिव पॉइंट को कहीं दर्शाया गया है, ठीक है। इस पॉइंट में आपको ज्यादा कुछ समझने वाला चीज नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पर है सिर्फ कि इस बुक को लिखिए, इसका राइटर लिखिए, बस, और कुछ नहीं। हम आपको यहाँ से निकाल के दे रहे हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, आप लोग को सिर्फ वही लेना है। वामना अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में वामन अवतार का 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है, ठीक है। ये भी आपको नहीं पता। चलिए वामन अवतार, भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे, जिनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत का उपेंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन नहीं बना है, कभी नहीं बना है, एक जानकारी सिर्फ है वामन अवतार, ठीक है। यहाँ इसको लिखना भी नहीं है आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ऋग्वेद में ही अभी तक थे हम लोग। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब सबसे अधिक बार अगर बोला जाए तो किसके लिए, इंद्र के लिए। उसके बाद अग्नि के लिए यहाँ पे ऋचाओं की रचना की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने बार की गई है, सबसे अधिक बार किसके लिए की गई है, किस देवता के लिए, तो 250 बार इंद्र के लिए। उसके बाद अग्नि के लिए, ऐसे लिख लीजिएगा, इंद्र के लिए 250 बार सबसे अधिक, और अग्नि के लिए 200 बार। चलिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, अब एक चीज और हम आपको बताएं यहाँ पे समझे, इंद्र, इंद्र किसके देवता होते हैं, जैसे मेघ वगैरह हो गए, मतलब इनके देवता होते हैं। अग्नि जो होते हैं, एक चीज आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि लोग क्या होते थे यहाँ पे, कि मूर्ति पूजा में विश्वास कम रखते थे, जिसको देखते थे उस पर ज्यादा विश्वास रखते थे। सूर्य हो गए उसको देखते थे, अग्नि को देखते थे, उन सभी चीजों पे ज्यादा यहाँ पे विश्वास रखते थे। चलिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। जो प्राचीन इतिहास है उसमें सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संरक्षित ऋग्वेद में 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। वो तो मान लीजिए जो भी चीज मिलते रहेगा उसको करते रहेगा, ठीक है। ऋग्वेद में आपको जो जो पॉइंट हम बताए हैं उसको बस याद रखिए, बात खत्म है। चलिए यजुर्वेद का बारे में देखते हैं। यजुर्वेद स्व स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन की नियम के संकलन यजुर्वेद कहलाते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधियु कहते हैं, अधियु। देखिए आपको लिखना है, क्या लिखना है, यजुर्वेद ऐसे करके लिखना है, यजुर्वेद लिखना है, ऐसे करके पॉइंट बनाना है। कैसे, ऐसे क्या लिखना है, इसमें इसमें मंत्रों का उच्चारण, इसमें
मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं। और क्या लिखना है, पाठकर्ता को, पाठकर्ता को, पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधियोट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है ऐसे करके। अच्छा, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान संकलन करते हैं। देखिए, आप क्या यहाँ पे देखिए, ससुर पाठ के लिए मंत्र और बलि, कोई कोई काम आप करते हैं उसके लिए कुछ मंत्र होता है, कोई मंत्र होता है ना, तो उस मंत्र का पालन करना। ठीक है, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में क्या करते हैं, अग्नि के लिए पूजा करते हैं, यदो यज्ञ आश्रय, मतलब कि कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है मेरे साथियों, वो विधि 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 विधानों का संकलन जो किया गया है वो किसमें है, यजुर्वेद में ही से लिया गया है। इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन किया गया है, जो हम लोग बलि देते हैं, बलि प्रथा वगैरह जो भी चीज होती है उसकी भी वर्णन की गई है। जैसे आप देखते होंगे कि दुर्गा पूजा है तो उसमें क्या की जाती है, तो बलि दी जाती है, बलि प्रथा है, उसके भी बारे में यहाँ पे वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है पहले आपको। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा, इसमें ऐसे करके लिख लीजिएगा, यजुर्वेद के बाद ऐसे पॉइंट देके, इसमें गद और पद दोनों, गद और पद दोनों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई पॉइंट के बारे में आपको समझना हो, जो पॉइंट आपको नहीं समझ आए आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। अब गाना से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसके सामवेद, समझे। इस वेद की मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं जैसे मंत्रों का संकलन, इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे करके सामवेद लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए गान से संबंधित, गान से संबंधित वेद, इसमें मंत्रों का उच्चारण। उसके बाद लिखिए इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित इसमें 1810 सूक्त है, लिख लीजिए 1810 सूक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ऐसे करके आगे लिखिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। चलिए, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, इस पॉइंट को नहीं लिखना है आपको। चलिए, अब आते हैं हम लोग अथर्ववेद में। अथर्ववेद ऐसे लिख लीजिए, अथर्वा रिपि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड और 36, ये सब चीज कुछ नहीं लिखना है। इसमें ब्रह्मवेद, ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन या यज्ञ कर्म में ब्राह्मण प्रतिपादन, अथवा गिरस वेद, ऋषि अंगिरस दूसरे, ये सब पॉइंट को आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। चलिए, अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुर्थ के सभी अंगों का वर्णन किया गया है, ये भी पॉइंट आपको नहीं लिखना है। चलिए, आप जो हम आपको बोलते हैं वही पॉइंट सब लिखिए। हाँ, चलिए, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि, उन्नति, व्यापारिक, मतलब कि आप ऐसे करके अथर्ववेद लिखिए, उसमें लिख लीजिए ऐसे करके, मानव जीवन से, मानव जीवन की चर्चा, मानव जीवन की चर्चा, ऐसे करके पॉइंट में लिख सकते हैं, कृषि, कृषि, गृह, गृह। ठीक है, ऐसे करके आप 2-3 पॉइंट डाल सकते हैं। उसके बाद लिखिए इसमें, इसमें श्राद्ध, श्राप, वशीकरण, वशीकरण, जादू टोना, जादू टोना, ये सब पॉइंट लिखिएगा। जो पॉइंट हम बताएं यहाँ पर, जादू टोना, वशीकरण, श्राप, इस सबों का इसमें वर्णन किया गया है, इस क्वेश्चन आता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद लिख करके उसके आगे ही पॉइंट में आपको लिखना है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। मोस्ट वीवीआई है, दरोगा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या के लिए जुड़े दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। शाक्ल, शाखा, ऋग्वेद, ये सब पॉइंट कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना है अभी आपको। ठीक है ना, हम जो जो पॉइंट आपको बोलेंगे वही लिखिएगा। चलिए, देखिए, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखते होंगे, जाजल हो गया, सोनाक हो गया, ठीक है, चारण वेद हो गया, ठीक है, ये सब हो गया।
लेकिन इसको जो है जो इम्पोर्टेंट है उसका डाटा बना के आगे दिया गया है। हम लोग देखते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद में वेद है अथर्ववेद। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं बाहर। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसमें देखते हैं पॉइंट में, इस पॉइंट में देखते हैं हम लोग। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का स्थान पर इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया हम आपको बताते हैं। जैसे वेद है, अब ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? ऐत्रेय एवं कुशपुतकी। ठीक है, यजुर्वेद में तैत्तिरीय, शतपथ, सामवेद में पंचविंश, अथर्ववेद में गोपद। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बिंबिसार वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट को अभी आपको याद नहीं रखना है। चलिए, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऐत्रेय में प्राचीन क्या करना है, नियम के बारे में पता चलती है, नियम के बारे में पता चलती है। चलिए, शतपथ में गंधार, साल के कीके, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये सब आपको नहीं याद रखना है, पूछा ही नहीं जाता है। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद, पहले भी हम आपको बताए थे शतपथ ब्राह्मण का स्थान क्या है, ऋग्वेद के बाद है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ये पॉइंट सब नहीं लिखना है। हाँ, उपनिषदों की संख्या क्या है? 108 है। ये पॉइंट आपको लिखना है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो 13 को रखा गया, 15 को रखा गया। ये पॉइंट आपको नहीं याद रखना है, बस ये रखना है उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन यही आता है डायरेक्ट। चलिए, स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होती है। अब आपको ये पॉइंट लिख लेना है। ये पॉइंट बहुत कोई नहीं लिखता है, नहीं जानता है। आप यदि प्राचीन इतिहास में जाइएगा तो वहां पर यही चीज लिखिए, स्त्री का सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ पे है? मैत्रिणी में, मैत्रिणी संहिता। जैसे बहुत सारा ग्रंथ होता है, ये भी एक ग्रंथ है, इसी में दर्शाई गई, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब पुरुष का दो दोष क्या क्या है? पहला दोष है जुआ खेलना, दूसरा है शराब। ऐसे स्त्री मतलब कि तीसरा दोष उसको बोला गया है। आप समझ सकते हैं कितना मतलब समाज गिरा हुआ समाज होगा उस समय में, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति तुलना की गई है। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? पुरुष की, ठीक है, अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए, मैत्रिणी संहिता में जो है तीसरा दोष कहा गया है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में क्या गया है? पुरुष को अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। मतलब अर्धांगिनी मतलब हुआ अर्धनारी, मतलब कि सम्मान की नजर से यहाँ पे देखा गया। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। ठीक है, किस में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो जवालोपनिषद में। ठीक है, याद रखिएगा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ कौन सी है? मनु स्मृति मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति मानी जाती है। मनु स्मृति के बारे में समझिए। अभी हमारे भारत का जैसे संविधान है, संविधान है ना, कोई भी चीज हम लोग करते हैं संविधान के रिलेटेड में ही करते हैं। जैसे मौलिक अधिकार है, या आपातकाल की स्थिति है, या कोई भी चीज है, फंडामेंटल मतलब ड्यूटीज है, नागरिकता है, या कोई भी चीजें हैं, तो वो हम लोग संविधान के अनुसार करते हैं। प्राचीन इतिहास में इस समय में एक ग्रंथ था जिसका नाम था कि मनु स्मृति था। मनु स्मृति क्या था? यह शुंग काल का मानक ग्रंथ था। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी यहाँ पे प्रदान करता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट आउट दिया गया है क्या? मनु स्मृति, यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधित ग्रंथ था। न्याय संबंधित मतलब न्याय संबंधित ग्रंथ था। बोला गया था जो भी कार्य उस समय किया जाएगा किससे? मनु स्मृति के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखिए मनु स्मृति क्या होता था, इसमें आपको हमने ऊपर क्या बताया कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसमें क्या था? वैश्य, शूद्र।
इसमें क्या था कि जो शूद्र वैश्य और शूद्र था उसको एकदम से मतलब कोई भी जैसे कि मान लीजिए कि श्लोक सुनने का मतलब कि उसको अनुमति नहीं था, कुछ भी बोलने का अनुमति नहीं था। अगर कोई व्यक्ति श्लोक कोई भी अगर पूजा पाठ वाला श्लोक है अगर वो सुन लिए उसके कान में जो है बोला जाता था कि उसके कान में जो है मतलब मान लीजिए कि एक तरह से कुछ चीज पिघला करके डाल दिया जाता था। उसका अगर कोई शब्द का उच्चारण वो कर दिया तो उसका जीवा काट लिया जाता था। तो ये तो मेरे हिसाब से कहीं से भी अच्छा नहीं था, कहीं से भी अच्छा नहीं था। समाज में इंसान होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको था मनुस्मृति। इस मनुस्मृति को बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, भरी संविधान में फाड़ दिया था, फाड़ दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 18 मनुस्मृति ऐसे करके लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिखिए। प्राचीन प्राचीन न्याय न्याय ग्रंथ, प्राचीन न्याय ग्रंथ था, ऐसे करके लिख दिया न्याय ग्रंथ था। इसमें 18 पंच संस्करण और 1028 श्लोक था, ऐसे करके लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग वेदांग और सूत्र के बारे में देखते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योति। ये आप वेदांग ऐसे करके लिख करके इसके आगे 6 पॉइंटों को इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसमें चलिए इसमें ये पॉइंट आपको नहीं ध्यान रखना है। हाँ चलिए, प्रमुख सूत्रकार गौतम को धर्म सूत्र का, देखिए इसमें आपको जैमिनी का मीमांसा सूत्र का, पाणिनि को व्याकरण का, अष्टाध्यायी का, सूत्रों को गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है सूत्रों में। इसमें भी कुछ सूत्रों को मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया था, प्राचीन समय के अनुसार से प्रमुख सूत्रकार सब जो थे उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। यहीं से ज्यादातर जैमिनी के बारे में पूछा जाता है, पाणिनि के बारे में पूछ लिया जाता है। आगे एक चार्ट के अनुसार हम लोग देख भी लेंगे, ठीक है। चलिए पुराण के बारे में बात करते हैं। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र अगस्त्य को माना जाता है। इसकी संख्या 18 है। ये आपको लिखना है, पुराण ऐसे करके लिख करके ऐसे करके लिखना है, संख्या 18 है, ऐसे करके 18 लिखना है, ठीक है। जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत ही राजाओं को वंशावली पाई जाती है, ठीक है। आपको 18 लिख लेना है, ठीक है। बाकी अभी कुछ पॉइंट नहीं लिखना है। चलिए इसको नहीं आपको ध्यान में रखना है। विष्णु पुराण के बारे में अगर बात की जाए, मोर वंश से संबंधित था। मत्स्य पुराण आपको आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। वायु पुराण जो था गुप्त वंश से संबंधित था। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखते हैं। अधिकतर पुराणों का सरल संस्कृत श्लोक में किए जाते थे। पुराण के बाद ऐसे लिखेगा, पुराण में ही लिखेगा, सभी का क्या किया गया था, संस्कृत में ही अधिकतर का उल्लेख किया गया था। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इस समय स्त्री और क्या था कि शूद्र लोग जो थे उसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। एक बात हम आपको बताएं, स्त्री कोई भी कास्ट का हो उसको कोई भी हक नहीं था। स्त्री पे बहुत ज्यादा क्या किया गया है कि वो हमारे देश का दुर्भाग्य दिन था जब क्या किया गया, स्त्री को मतलब सती प्रथा के नाम पे जला दिया जाता था, ठीक है। स्त्री के साथ बहुत अन्याय किया जाता था, ठीक है। स्त्री को एक इस्तेमाल का वस्तु सिर्फ समझा जाता था। आपको हम बता देते हैं 1800 कुछ में स्त्री वगैरह को शिक्षा देना स्टार्ट किया गया, उससे पहले एकदम से कुछ नहीं होता था। वे भी पुराण सुन सकते थे, ठीक है, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का 8 पुजारी मंदिरों में किया करते। पुराणों को का 8 पुजारी मंदिरों में, देखिए वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन पुराण सुन सकते थे। चलिए पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ये बात आप लिख लीजिएगा। पुराण के बाद जो लिख रहे हैं 18 ऐसे कर करके सबसे प्राचीन लिखिएगा किसको, मत्स्य पुराण। सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से अग्नि पुराण काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित अग्नि पुराण लिख लीजिएगा। अग्नि पुराण ऐसे करके जिसमें जिसमें कृषि के बारे में चर्चा, कृषि के चर्चा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। जातक, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहता है। आप इस पॉइंट को जातक ऐसे करके लिखिएगा, आगे लिखिएगा। गौतम बुद्ध की जन्म की कहानी का वर्णन करता है, ठीक है। हिनह्यान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, पाली भाषा में संस्कृत कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक के बारे में किया गया है। इसकी रचना मोगलीपुत्र लगभग 3री शताब्दी में किया था। कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है क्या कि हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, कथा वस्तु करके लिख सकते हैं। कौन इसकी रचना किया, हिनयान ने किया, ठीक है, याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन साहित्य में देखिए, ये दोनों बुक के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म जब पढ़िएगा तो उसमें हम डिटेल्स में जातक और कल्प सूत्र के बारे में आपको पढ़ाएंगे। कल्प सूत्र जो है ये किससे संबंधित है, जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित है। रचयिता इसका कौन है, भद्रबाहु माने जाते हैं, याद रखिएगा। किससे संबंधित है, कौन रचयिता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृत्यों के बारे में बोला गया है। ये जो ग्रंथ है जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र में, ठीक है। कल्प सूत्र एक है, ठीक है, एक है कल्प सूत्र रचयिता भद्रबाहु, और एक जो है आपका भगवती सूत्र जिसमें जो है महावीर जो है उनके बारे में व्याख्या मिलता है। लेकिन जो दोनों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा के जैन ग्रंथ जो भी चीज है 6ठी शताब्दी गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। ये जैन और बौद्ध के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र एक बुक है जिसका लेखक चाणक्य है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी चाणक्य को नाम कहते हैं। चाणक्य का ही नाम क्या है आपका, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरण एवं 180 आपका प्रकरणों में विभाजित है। कौन, मतलब भाग कितना है इसमें, तो 15। अच्छा, यह एक विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ मतलब समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स, राजनीतिक के ऊपर, न्याय के ऊपर। विधि मतलब न्याय के ऊपर ये एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, बहुत बच्चा कंफ्यूज होंगे, अर्थशास्त्र का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स का बुक होगा। नहीं, इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है ये। क्या है आपका, पॉलिटिक्स पे आधारित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास आप लोग समझ आगे जाके पढ़िएगा। जब क्या हुआ था, महाजनपद 16 महाजनपद था जिसमें मौर्य जो शासन किए थे मगध में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया था। इतिहासों को संस्कृत साहित्य में लिखने का सबसे पहले, इस पॉइंट को लिखिएगा ऐसे करके, सबसे पहले इतिहास को मतलब क्रमबद्ध लिखने का प्रयोग। क्रमबद्ध मतलब ये हुआ कि घटना सब एक लाइन से आ रहा है। कौन किया था, कलहन ने किया था। कलहन के एक बुक का नाम लिख लीजिएगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार, ठीक है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। किसके वर्णन मिलता है, कश्मीर के शासकों का। इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा राजतरंगिणी, लेखक लिख लिया कलहन, चर्चा कश्मीर का, चर्चा कश्मीर का, ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी अनुवाद नसरुद्दीन कुवाचा के शासनकाल में हुआ था। तो आप इसको चचनामा और फतेहनामा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों बुक है तो वहां पे क्या होता है, वृत्तांत है, कहानी है, रचना है, वहां पे कभी पूछ लिया जाता है। चलिए, इसके बाद मिर्जा कालिच बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया था। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, पूछा नहीं गया यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए, अष्टधाई के बारे में लिखिए। अष्टधाई जो है संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक और लेखक पाणिनि द्वारा लिखा गया। आप क्या लिखना है, अष्टध्यायी लिखना है, इसके लेखक के बारे में लिखना है पाणिनि, ठीक है, बस, और कुछ नहीं लिखना है। राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देती है। चलिए, अष्टध्यायी में पहली बार लिपिक शब्द का प्रयोग हुआ था। कार्तियान की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आप ऐसे करके लिख लीजिए इसको, कार्तियान, ऐसे करके लिखिए, गार्गी संहिता, ऐसे करके लिखिए।
ये गार्गी संहिता लिखिए, उसके बाद ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। रचना लिख लीजिए कौन, कार्तियायन, ठीक है। अच्छा, जानकारी उल्लेख, ऐसे उल्लेख लिख लीजिए भारत का, भारत में यमन आक्रमण, यमन आक्रमण आपसे डीप में जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा यही, यमन आक्रमण की चर्चा कहाँ पे की गई, किसमें, तो गार्गी संहिता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विदेशी जो भी लोग आए उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है, विदेशी लोग के बारे में। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। चलिए यूनानी लेखक के बारे में जानते हैं। यूनानी लेखक जो टेसियस जो था, ये ईरान का राजवैद था। भारत में संबंध विवरण की अर्चनिक कहानियों के बारे में इसके बारे में छोड़िए, रहने दीजिए। जैसे हेरोडोटस के बारे में देखते हैं, ठीक है। हेरोडोटस जो था इतिहास का पिता इसको कहते हैं, इतिहास का पिता। पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा हिस्टोरिका, बस 2 पॉइंट लिखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेस्टिकस तथा अरस्टुबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन और व्यक्ति था। जैसे मेगास्थनीज के बारे में लिखिए, पुस्तक लिखिए आप। देखिए मेगास्थनीज एक सेल्यूकड निकेटर के साथ राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। अब देखिए इसके पीछे कहानी है। जब सिकंदर भारत में आया था, सिकंदर भारत में आया था, ठीक है, तो इसके सेल्यूकड निकेटर जो था, क्या था, सेल्यूकड निकेटर, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जानते हैं मेगास्थनी जो था, इसके पुस्तक था इंडिका, जिसमें चर्चा की गई है मौर्य साम्राज्य की, जो मौर्य साम्राज्य थी कैसे बनी हुई थी, कैसे क्या था नहीं था, सब के बारे में। इसके बारे में पूरे कहानी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए डायमेकस, ठीक है, जो था बिंदुसार के दरबार में आया था, इसका विवरण भी मौर्यकालीन, इसके बारे में कुछ नहीं आपको याद रखना है अभी, ठीक है। डायमेकस जब बिंदुसार के बारे में आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे आगे चल कर, उस समय आपको मिल जाएगा। डायनोसियस यह एक मिस्र नरेश टॉलमी फिलियंटस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं लिखना है इसको। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, पुस्तक को लिख लीजिएगा, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा, टॉलमी। चलिए प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखी, नेचुरल हिस्ट्री लिख करके लेखक लिख लीजिए प्लिनी, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसमें क्या किया गया, भारतीय पशुओं पेड़ खनिज के बारे में चर्चा की गई है पुस्तक में, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी, 1275 दरोगा के जाकर क्वेश्चन देखिए, वहां पे पुस्तक पूछा गया, लेकिन इस पुस्तक के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन ये भी दिया था, अभी तक जानकारी नहीं मिली है, जानकारी अभी तक नहीं दी गई है पुस्तक के बारे में, ठीक है। करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा और बंदरगाहों जानकारी इसकी मिलती है, लेकिन इसका लेखक के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाहियान, फाहियान जो था यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग जानते होंगे, जो बहुत बड़े मतलब कि शासक थे, उनके दरबार में कौन आए थे, फाहियान आए थे, ठीक है, फाहियान आए थे, याद रखिएगा, उनके दरबार में फाहियान आए थे। पूछा यही जाता है फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखिएगा। चलिए संगयून, ये 518 में भारत आया था, 3 वर्षों बौद्ध धर्म की प्राप्ति लिया था। हैंसवांग, पूछा जाएगा हैंसवांग किसके दरबार में आया था, शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या इस पॉइंट को लिखते चलिएगा जो जो हम बोल रहे हैं। 1529 में हैंसवांग लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में आया, कब आया, 629 में आया, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। 15 वर्षों तक ठहरा था ये भारत में, 15 वर्षों तक ठहरा था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया था। अच्छा, इसका जो भ्रमण वेदांत सी यू की नाम के प्रसिद्ध है, इसका एक लिखिएगा, बुक का नाम लिखिएगा, सी यू की, सी यू की किसका, हैंसवांग का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अच्छा,
हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, कौन ऐसे चीन यात्री था जो ये से किया था। हेनसांग के अध्ययन के समग्र नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? पूछ देगा। हेनसांग जब यहाँ पे आए थे तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? प्रिंसिपल। तो आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र याद रखिएगा। अब विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इति सिंह के बारे में समझते हैं। इति सिंह भी था, तो वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने, ये पूछ देगा आपको किस शताब्दी में भी आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा नालंदा में। अच्छा, विक्रमशिला कहाँ पर है? तो ये आपको भागलपुर के क्षेत्र में, तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। ठीक है, इति सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरबी लेखक के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। अरबी अल बरूनी, यह मोहम्मद गजनबी के समय में भारत आया था। साथ भारत आया था, माफी चाहेंगे, साथ भारत आएगा। ठीक है, इसकी एक रचना के बारे में लिखिएगा, किताब उल हिंद। ऐसे अल बरूनी लिख लीजिए, ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट लिखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए बस 2 पॉइंट आप लिख लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और हम आपको बता दें, इस बुक में जो है भारत के आज के इतिहासों के एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ये बुक जो है ये वेदांत विस्तृत ग्रंथ था। ये धर्म दर्शन त्योहार खगोल, उस समय बोला गया है कि भारत में क्या त्योहार होता था, रीति रिवाज क्या था, मापदंड क्या था, मूर्ति कला, कानून व्यवस्था क्या था, सभी के बारे में जानकारी आपको इस बुक में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। इब्न बतूता, इब्न बतूता का ये अरबी भाषा में उसका यात्रा वेदांत, जिसे रेहला कहते हैं, ये पॉइंट को लिखिएगा। इब्न बतूता का जो एक मतलब पुस्तक है, वेदांत है जिसकी रचना, उसको रेहला कहते हैं, रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक संस्कृति जीवन के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बताया है सभी चीजों के बारे में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इब्न बतूता का रेहला पुस्तक। ठीक है, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, देख लेते हैं। चलिए अन्य लेखक के बारे में देखते हैं। तारनाथ जो था एक तिब्बती लेखक था, तिब्बती लेखक था। इसका बस आप याद रखिए, कंग्यूर तंग्यूर, दूर रखिए, रचना सब है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, कंग्यूर तंग्यूर के रचनाकार कौन थे? तारनाथ। मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो। ठीक है, एक बात और देखिए, 13वीं शताब्दी में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के, इसको नहीं, आपको कुछ नहीं करना है इसको। चलिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है, याद रखिएगा, कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी समय से स्टार्ट हुआ था सब चीज। मतलब जितने भी चीज खोज करता जो होता है इन्हीं के काल से। अलेक्जेंडरी, एच लोंगहस्ट, हराबोट, ये सब कोई पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, कोई पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। चलिए, 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोंगाज कोई एशिया माइनर के वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र एवं नाथ से अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पूछा जा सकता है कभी काल आपका, बोंगा जोई कोई एशिया माइनर से जो है वैदिक देवता, इस कब मतलब कि किस समय इसकी खुदाई की गई थी या हुआ था अभिलेख की, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व। मध्य भारत में भगवान भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक अंतलिखित राजदूत, ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष की जिक्र कहाँ पे हुआ है? हाथी गुफा में हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए, सर्वप्रथम भारत में होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ में मिलता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। सती प्रथा का पहला लिखित आपको एरन अभिलेख में मिलता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। शासक कौन थे? भानुगुप्त थे, दोनों पॉइंट याद रखना है। चलिए, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की, ये पॉइंट नहीं लिखना है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। कश्मीरी नव पाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास, गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग होती थी, एवं मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया। ये बहुत भी आया है,
आपसे पूछेगा नवपसानिक। नवपसानिक मतलब देखिए 3 काल होता है मेन रूप से, एक होता है पूरा पसानिक, होता है पसानिक, एक होता है नवपसानिक। पूरा पसानिक मतलब पत्थर वाला काल, नवपसानिक जो मतलब हो गया मनुष्य वाला समय हो गया एक तरह से। इसमें देखा गया है कश्मीर में एक खुद मतलब कि खोदा गया ऐसे करके जगह, उसमें कुत्ता के साथ का पालतू जानवरों को भी दफनाया गया था, पालतू जानवरों को भी दफनाया गया था। कहाँ से आपसे पूछ देगा, कहाँ से, बुर्ज होम से, बुर्ज होम से, ठीक है याद रखिएगा। कुत्ता को दफनाया गया मतलब पालतू जानवर कौन थे, कुत्ता। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कारसनपन भी कहा जाता है। याद रखिएगा प्राचीनतम सिक्के जो होते हैं आहत सिक्के भी उसे कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया था, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है जिसको याद रखिएगा, जो जो हम बोल रहे हैं उसी को याद बस रखिए। जैसे हाथी, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारविल के समय शासक, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन प्रथम, नासिक अभिलेख गौतमी बल, ठीक है। ये होल अभिलेख के बारे में बार बार पूछा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय, भीतरी एवं जूना ये स्कंदगुप्त याद रखिएगा, ठीक है। हाँ ये तीनों चारों याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं, इपिग्राफी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अभिलेखों में संस्कृत भाषा की दूसरी सदी में लगती थी, ये सब पॉइंट आपको नहीं रखना है, इस सब में कुछ नहीं आपको याद रखना है, बस एक वही पॉइंट रखना है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के की संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आगे चल के हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको रखना है इस पॉइंट को याद, बीना बजाते हुए उनको देखा गया जिससे संगीत प्रेमी का मनोवर्णन होता है। क्यों होता है उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। अरिकमेडु पोंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक जो अरिकेडु जो है पोंडुचेरी के पास निकट जो है वहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। इससे पता चलता है रोमन साम्राज्य यहाँ पर क्या करते थे, उस समय शासक थे। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया मतलब ये वाला जो भाग आप देखते हैं भारत के, ये सब वाला जो भाग देखते हैं यहाँ गए जारवा से स्थापित हुए सबसे पहले संबंध। तो मतलब कि संबंध मतलब क्या है कि वहां से व्यापार वगैरह करना, जो भी चीज हो ना, यहाँ से इंडोनेशिया वगैरह से होता था। चलिए कुछ यहाँ पे पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक मतलब प्राग इतिहास, आर्ध इतिहास और इतिहास। देखिए अब देखिए प्राग इतिहास क्या होता है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग इतिहास, आर्ध इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास उसे कहते हैं जिसमें लिखा भी नहीं, लिखा जो गया है और पढ़ा भी नहीं गया है, जो लिखा हुआ है वो भी नहीं, लिखा भी नहीं गया था, पढ़ा भी नहीं गया हो, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अच्छा अर्ध प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखा तो गया लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो, एक काम हुआ एक काम नहीं हुआ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छा ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखा भी गया हो पढ़ा भी गया हो, अभी वाला समय जैसे, ठीक है, उसको ऐतिहासिक काल याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण अद्भुत नहीं किया जा सकता प्रागैतिहासिक काल कहलाते हैं। क्या बोले, नहीं लिखा गया हो ना पढ़ा गया हो। कुछ यहाँ पे संस्कृति बर्तन है, मालवा में काला एवं लाल बर्तन का प्रयोग होता था, बुर्ज होम जो थे वहां पे धूसर का, जोरखो में लाल का, ठीक है। और पूर्वी आपको ये सब क्यों नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको एक बुर्ज होम वाला धूसर, एक मालवा ये वाला याद रखना है नपसा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हो। लेखन तो सही है लेकिन जिसमें पढ़े नहीं गया हो। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये भी पॉइंट ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नाम एवं तिथियां। पूरा पाषाण काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष तक का, ऐसे पूरा पाषाण लिखिए, इसका डेट लिखिए, 20 लाख से लेकर के 12,000 काल का माना जाता है। इस काल में 3 वर्गों में विभाजित था, 3 वर्गों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं
ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक बस लिखना है, ठीक है। इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई थी, याद, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया जाएगा सबसे ज्यादा घटित घटना इतिहास में कब हुई, पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। मध्य पाषाण काल, जिस काल का आपको पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 12,000 वर्ष से लेकर के आपको कब तक, 1000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नव पाषाण को ही बात करते हैं। नव पाषाण, इसकी शुरुआत लगभग 1000 वर्ष पहले होती है। पूर्व पाषाण युग एवं पूरा मानव की जीविका मेन रूप से आधारित इसी पे थे, जैसे शिकार करना, पशुपालन करना, मनोरंजन करना, ये सब आपका सब स्टार्ट हो गया था। चलिए कुछ कुछ पॉइंट और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा, जैसे जो जो पॉइंट हम बोलते हैं आपको लिखते चलिए। आग का आविष्कार जो हुआ था, ये पॉइंट लिखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहियों का नव पाषाण काल में हुआ था। और पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिला, जो कि आंध्र प्रदेश में आग का जो है पूरा पाषाणिक युग में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, जो कि कुरनूल गुफा में आग का साक्ष्य मिला है। पहियों का नव पाषाण काल। चलिए, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुआ था। मतलब एक जगह मनुष्य रहने लगे थे। सबसे पहले आपको पालतू जानवर, यहाँ पे लिख लीजिए, मनुष्य द्वारा सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता, ऐसे लिख लीजिए कुत्ता। अच्छा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तांबा धातु का, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति, ठीक है, कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है, नदी के पास। बलूचिस्तान यहाँ पर जो है आपका ये वाला क्षेत्र से मिलता है, ठीक है, मेहरगढ़ से अवशेष मिलता है। इसमें मिलता है कृषि में, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है, ये लिख लीजिएगा, कृषि का साक्ष्य लिख लीजिएगा, साक्ष्य। अच्छा, कौन सा फसल के बारे में बात की गई है, तो आपको गेहूं और जौ के बारे में बात की गई, गेहूं और जौ के बारे में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त कौन अनाज था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे किया गया है। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। आप आंसर दीजिएगा गेहूं और जौ ही दीजिएगा, याद रखिएगा गेहूं और जौ। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। लेकिन कोहला डिबा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य से मिला है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पे आपको ये चीज डिटेल्स में बता देंगे, लेकिन अभी लिख लीजिएगा चावल का साक्ष्य कोहला डिबा से। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ जो है एक कब्र के मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मेहरगढ़ जो है ये वाला क्षेत्र जो है साथियों, मेहरगढ़ है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे बकरी के साथ साथ किसको दफनाया गया है, एक व्यक्ति को। ये सब पता चलता है कि व्यक्ति क्या करते थे, पालतू जानवर को पालते थे। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टिफिक मतलब पत्थर के बने होते थे, पत्थर के। आप देखिएगा पहले के समय में लोग धातु का प्रयोग नहीं करते थे, पत्थर का ही करते थे। पहले होते थे मोटा पत्थर, फिर थोड़ा नुकीला पत्थर, फिर और नुकीला, फिर और भी नुकीला पत्थर होते गया, ऐसे करके पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट स्प्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणी कालिक औजारों की खोज की, ठीक है। पलवरन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुराण कलाकृतियों की खोज की गई थी। ये पॉइंट सब नहीं याद रखना है, पूछा भी नहीं जाता है। चलिए, भारत में मध्य पाषाण काल में विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 के में हुई थी, जब CL, ये सब पॉइंट आपको नहीं रखना है याद, ठीक है। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। भारत में जो है मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ, मतलब उस समय का, मतलब की बॉडी वगैरह मिला है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष पूर्व हुआ था, लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। हम लोग 2350 में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उससे भी थोड़ा पहले। भारत में सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो जो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल। असम का श्वेतबंकु गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानववाद कपि था, ये सबने याद रखना। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग का चालकोप
मिथक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसकी समझ जोरबो संस्कृति थी। ये पॉइंट याद रखिए, इनाम गांव के बारे में बार बार क्वेश्चन बना है। ठीक है। भारत में शिवालिक की कहानियों से जीवाश्म प्रमाण मिलता है। जीवाश्म प्रमाण क्या होता है कि पूरे मतलब पहले कोई मृत्यु हो गया या कोई मर गया, उसके बारे में जानकारी जिस जहां से मिलती है, कहाँ से मिल रही है, शिवालिक पहाड़ी से मिलती है। हम लोग को शिवालिक पहाड़ी से मिल रही है। शिवालिक पहाड़ी जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, ये वाला जो होती है शिवालिक पहाड़ी है। चलिए, 1867-68 में पहली बार भारत में सील चित्रों की खोज आर्कीबोल्ट करलाइतल ने की थी। भीमबेटका के बारे में जानिए। भीमबेटका जो है गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए सील चित्रों और शिलाचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से, अच्छा, यहाँ पे जो भीमबेटका में जो है चित्रों की चित्र यहाँ पे देखा गया, चित्र यहाँ पे देखा गया, जो कि मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसमें कोई पॉइंट आपको याद करने वाला नहीं है। एक पॉइंट ये है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में से शामिल कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। मानव के रहने का सबसे प्रमाण जो है, ठीक है, मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। एक पॉइंट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी डिचले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजात। साथियों, ये 1 घंटा का भले वीडियो बना है, ठीक है, लेकिन अब बाद में जो भी बनेगा छोटा छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा फैक्ट हम आपको बताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।